ये डरावना वीडियो नेपाल का है। ये इमारत 5 मंजिला है और ये पानी उससे भी ऊंचा है और जो लोग यहाँ खड़े थे उन्हें 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, तिब्बत के मेघालय सेंटर की, जहाँ 1 सेकंड पहले सब कुछ दिखता और अगले सेकंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तबाही जो आज नेपाल ने झेली, इसे पूरी दुनिया ने देखा और जब देखा तो दुनिया की रूह कांप जाती, क्योंकि तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रोनता हुआ आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान इसको लेकर इसलिए भी चिंतित है ताकि नेपाल के साथ साथ इसमें हमारे 105 लोग लापता हैं। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन करने चला जा रहे थे, अब उनके घरों का फोन नहीं लग रहा है। 30 से ज़्यादा जवान कांधे समेत बह गए। जो बचाने वाले थे वो खुद लापता है। 60 मजदूर सुरंग के अंदर थे और सुरंग के ऊपर पूरी की पूरी नदी आ गई। बांध टूटा, हेलीकॉप्टर बचाने पहुंचा, लेकिन खाली लौटना पड़ा क्योंकि उतारने के लिए जमीन भी नहीं बची। और ये पानी रुका नहीं है, ये गंडक बनते बिहार आ रहा है। 8 जिले अलर्ट पर हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा खौफ इन तस्वीरों का है तो आप गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ लापरवाही का है। 13 महीने पहले इसी नदी में यही तबाही आई थी, जहाँ की रिपोर्ट बनी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये दोबारा होगा, लेकिन शायद सब कुछ रिपोर्ट में ही फाइल हो गया और उसके बाद कुदरत ने जो दिखाया जिसका अंदेशा उसने पहले दिया था, इसलिए कुदरत का सरप्राइज नहीं है। नेपाल जो देख रहा है वो डिक्लेयर की गई मौत है, बस तारीख आनी बाकी थी। और इसीलिए आज सवाल नेपाल की इस त्रासदी को लेकर कि जब सब कुछ पता था तो सैकड़ों जिंदगियां उस रास्ते पर किसने छोड़ी। क्या ये प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके लिए जिम्मेदार है हम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सैनी। तो आज नेपाल के लिए सारी दुनिया दुआएं कर रही है, लेकिन दुआओं के साथ साथ जब हम ये समझेंगे कि ये पानी आया कहाँ से, 13 महीने पहले जब बॉन्ड दी गई थी तो फिर उससे पहले सबक क्यों नहीं लिया गया। 26 अगस्त बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे तिब्बत की तरफ से लेंदे नदी में कुछ होता है गड़गड़ाहट। चश्मदीद बताते हैं कि ऐसी आवाज आई जिससे ज्वालामुखी फटा हो, और ये नदी नीचे आके कहलाती है बूटे कोशी। तो वहाँ से चली तो सीधे उस दरवाजे तक पहुंची जहाँ नेपाल इसका सारा व्यापार गुजरता है। फिर वहीं पर बॉर्डर पर वो दरवाजा जहाँ भोलेनाथ की तिब्बत में घुसते हैं कहला जाते हैं, यानी वो सुबह मौत से दरवाजा चुना जहाँ सबसे ज्यादा लोग खड़े थे, ट्रक वाले, मजदूर, पुलिस वाले और यात्री। इसके बाद 9 बजे रस्सू बावरी पहुंचता है ये सैलाब, और यहीं पर वो सीसीटीवी वाला सीन आता है। कस्टम इमिग्रेशन सब रह जाते हैं। 9:15 बजे जिले के सबसे बड़े अफसर तक खबर पहुंचती है, तब तक पानी टिपरो बाजार को निकल चुका था। और यहाँ तक एक बात नोट करने वाली थी, पूरी कहानी इसी पर है। उस दिन 10 सुबह में बारिश नहीं हो रही थी। खुद जिला अफसर ने कहा कि ये बादल फटने वाली बाढ़ नहीं थी, ये पानी कहीं और से आया था। पानी दौड़ता है, रास्ते में जो आता है गाँव बाजार सबको निकलता चला जाता है, बस्तियों को। जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से गुजर गया, और पीछे कीचड़, मलबा, सन्नाटा सब छोड़कर चला गया। ये इस तबाही की अगर आप हिसाब लगाओगे तो आप जानते हैं इस नेपाल में इस पानी में क्या क्या निकला। सबसे पहले रश्क को निकला, बॉर्डर से लेकर नीचे गांधी तक 3 से 3 पुलिस फोर्स बगैर 32 जवान लापता है, यानी जिनकी ड्यूटी थी बचाना, उन्हें ढूंढा जा रहा है। दूसरा, सुरंग के 60 लोग। लंका हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ के पेट में अंधेरे में काम चल रहा था, बाहर क्या हो रहा था कोई अंदाजा नहीं था। सुरंग के ऊपर पूरी नदी आई, अंदर से कोई खबर नहीं, सब बर्बाद हो गया। तीसरा, हेलीपैड बह गया, हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, सड़कें कटी है, फौज के जवान चट्टानों के सहारे बच्चों को निकाल रहे हैं। बांध उनको नुकसान पहुंचा, 216 मेगावाट के त्रिशूली बांध तक टूट गया। तो पहाड़ जितने सैलाब में बांध का रुख पानी भी जुड़ गया, त्रिशूली बाजार में घुसा और सब बहा ले गया। 13 पावर प्रोजेक्ट सब ठप है, और इंसान 22 मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा छोटा है क्योंकि लगभग 400 से संपर्क टूटा है। 291 विदेशी, 105 भारतीय, 137 एनआरआई है। सबसे ज्यादा कैलाश रूट पर है। अब ये एक ऐसी विडंबना है कि सिर के दर पर जाने वाले सिक्के झीलों के रास्ते में फंसे हैं। हालांकि ये सभी लापता का मौत तो नहीं है, रास्ते कटे हैं, टावर में हैं, लोग सुरक्षित मिल भी रहे, आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं, लेकिन डर है। सीमा पार और भी बुरा हाल है। तिब्बत की बोट जहां कैलाश यात्री एंट्री करते वहां दर्जन लोग गए। हालत ऐसी है कि
खुद चाइना के सीजेपी को सर्च का आदेश देना पड़ा। इधर नेपाल के वायु नदी के नहाने लोगों से सतर्क रहने की बात कही है। 12 की मदद की बात कर रहा, कहा जा रहा है 88 को जिंदा बचाया गया, 12 हेलीकॉप्टर लगे हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। ऊपर पहाड़ों में पानी अभी भी रुका है। प्रशासन ने साफ कहा है कि एक और दीवार कभी भी टूट सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बारिश नहीं हुई तो नेपाल में पहाड़ जितना पानी आया कहाँ से? और जवाब बड़ा आसान है, हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़, धरती गर्म हो रही है, ये पिघल रहा है और पिघला पानी कई बार ग्लेशियर के ऊपर झील बना लेता है और इसी झील की दीवार क्या चट्टान में बर्फ का मलबा है। एक दिन में टूटता है और पूरी झीलें एक झटके में नीचे आ जाती है। वैज्ञानिक से ब्लोक कहता है, देसी भाषा में पहाड़ पे टंगा पानी का ब्लोक। काठमांडू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बर्फ का पहाड़ नदी से गिरा, नदी ब्लॉक हुई, पीछे पानी जमा हुआ और वो दीवार फटी। इसलिए तिब्बत में 4 दशमलव का भूकंप आया था। अब कोई कह रहा है भूकंप नहीं दे रहा है, कोई कह रहा झील फटी है, सब अलग अलग स्टोरी दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ये बम इस घाटी में पहले भी फट चुका था। हमें पता था कि यहाँ ऐसा हो सकता है, तैयारियां नहीं थी। 8 जुलाई 2025 को यही तिब्बत का सैलाब लेकर आई। 9 मौत हुई थी, 19 लापता थे। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया था और कैलाश यात्रा का ये रूट महीनों के लिए टूटा था। तब नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सैटेलाइट में साफ साफ दिखा था कि फिर हो सकता है। और इसीलिए आज को सवाल हमारे नेपाल सरकार से है कि एक सायरन की कीमत कितनी होती है। जुलाई 2025 के बाद ये हिसाब के सीधे क्यों नहीं लगाया? तिब्बत के टिब्बत तक पानी तक पहुंचने में लगता है 10 मिनट की बॉर्डिंग सैकड़ों जाने बचा सकती है, पर वो 10 मिनट किसने कहा है? सवाल नंबर 2025 से 3 तिब्बत में है, मॉनिटरिंग चीन के हाथ में। जुलाई 2025 के बाद नेपाल के साथ रियल टाइम का डेटा शेयरिंग शुरू हुई थी, तो फिर ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? ये सारे सवाल हैं। और मान लेते हैं कि हर झील मॉनिटर नहीं कर सकती, कम से कम घाटी में तो सायरन तो लग सकते थे, उस घाटी में जहाँ 13 महीने पहले तबाही आई थी। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो डराने वाली है, जैसे कि टीसी ड्राइवर वाली। नहीं पता था, जैसे हमको नहीं पता था, सब काम कर रहे थे। और सच ये है कि जल्द पूछ के नहीं आता, कोई अलर्ट नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई मैसेज नहीं, एक आवाज़, सब खत्म। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। और इस तबाही में इंसान को भगवान तक को नहीं छोड़ा। ये तबाही का पानी 100 किलोमीटर दूर कर नारायण तक पहुंच गया, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उनके चरणों तक गया, शांति के प्रतीक तक। कैलाश के पैकेज बनाने वाली ट्रैवल एजेंसियां जो जानती थी इस रूट पे तबाही आई थी, क्या उन्हें यात्रियों को बताया था कि रूट कितना हाई रिस्क है? हाई रिस्क का कागज नहीं कराया गया था? नहीं कराया। 13 महीने पहले जब हमने बताया था इसी पे ब्लॉक आया था, तो भारत सरकार के लिए सवाल है, क्या कैलाश यात्रा के लिए कोई एडवाइजरी थी, कोई रिस्क असेसमेंट, जो इतने सारे नागरिक पहुंच गए? ये बम सिर्फ नेपाल के ऊपर नहीं टंगा है। अभी चमोली में 2021 में 268 सेक्टर में ये जो बम हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो डैम बहने की बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम सब जगह लटकी। सिक्किम के बाद हमारे यहाँ कितनी जिलों पे बॉलिंग सिस्टम, कितने प्रोसेस पूरे किए गए, ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आसान शब्दों में अगर इस पूरी कहानी को समझे तो 26 अगस्त की तिब्बत से आई पानी की दीवार नेपाल की ये रसुआ निकल लगाया, 22 मौतें हुई है, सैकड़ों लापता है। कुदरत ने किया सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि कुदरत ने 13 महीने पहले रेशन किया था, वार्निंग दी थी, लेकिन हम नहीं समझे। बाढ़ कुदरत बेचती है, लेकिन बिना वार्निंग के बहुत वो सिस्टम बेचता है। बाकी आपका कोई अपना फंसा हुआ है तो भारतीय दूतावास काठमांडू के इमरजेंसी नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, हम आपको बताते रहेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिए पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो अगर आपका कोई फंसा है तो। और भी कुछ नंबर है जो मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप देख सकते हो। हिम्मत मत हारिए, लोग मिल रहे हैं जो अपडेट होंगी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इन घटनाओं को आप प्राकृतिक घटना मानते या इंसान की लापरवाही का नतीजा, या दोनों? जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।